सात रंग में आपका स्वागत है। इन दिनों हम एक मुहिम चला रहे हैं मुंशी प्रेमचंद पर और उसका विषय हमने रखा है आज का दौर और प्रेमचंद। और इस श्रृंखला में हम तमाम साहित्यकारों से, लेखकों से, कहानीकारों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नज़र में आखिर प्रेमचंद क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे। उन्होंने जो लिखा वो आज के संदर्भ में कितना सामयिक है, कितना प्रासंगिक है और उनके लेखन पर जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं वह कहाँ तक जायज़ है। हमारी इस कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं जाने माने कहानीकार, संस्कृति कर्मी और लंबे समय तक संस्कृति कर्म के साथ साथ कहानी, कविता और रंगकर्म से जुड़े हुए अरविंद कुमार। अरविंद जी मेरठ में रहते हैं और इन दिनों अपने एक डिजिटल लाइव शो में लगातार सक्रिय हैं, तमाम शख्सियतों से हर रोज़ कोई न कोई बात करते हैं और देश दुनिया की तमाम स्थितियों पर चर्चा करते हैं। अरविंद जी हमारे साथ हैं। वो प्रेमचंद को उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा है, उनका आकलन किया है, उनके लेखन के बारे में वो बहुत नज़दीक से जानते समझते हैं। अरविंद जी से हम बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं सात रंग में। अरविंद जी आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो हम उनकी जो प्रेमचंद की आज के दौर में जो प्रासंगिकता है उसके बारे में ही जानना चाहेंगे। आपकी क्या राय है आज प्रेमचंद के बारे में? मेरा मानना है कि प्रेमचंद से बड़ा कहानीकार आज तक हिंदी में पैदा नहीं हुआ। और ये मैं किसी भावुकतावश या प्रेमचंद के प्रति लगाव के कारण नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे कुछ कारण है। पहली बात, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को कल्पना के आसमान से उतारकर यथार्थ के धरातल पर लाने का प्रयास किया और वो उसमें सफल हुए। दूसरी बात, प्रेमचंद के पास एक गहरी संवेदना थी। उनके पास एक विस्तृत नजरिया था। उनके पास एक स्पष्ट पक्षधरता थी। वे, अगर हम कहें तो शुरुआती दौर में भी जब वो देश प्रेम की कहानियां लिखा करते थे, सोजे वतन में जो कहानियां संकलित हैं, उससे ये जाहिर होता है कि देश के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा था। बाद में हम देखते हैं कि यही उनका प्रेम देश और के प्रति होने के साथ साथ समाज के प्रति भी बहुत गहरा हो गया। उन्होंने महिलाओं के स्थिति को बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने दलितों की दयनीय अवस्था को बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने किसानों की दुर्दशा को देखा। उन्होंने मध्य वर्ग के ढोंग ढकोसले को देखा और उनके अंतर्विरोधों से उद्वेलित होकर के उन्होंने अपनी रचनाओं में उन्हें उतारा और इस भाषा में उतारा कि वे अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। अरविंद जी उस वक्त जब प्रेमचंद लिख रहे थे वो दौर आज़ादी का दौर था। उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियां एकदम अलग थी और आज की भी एकदम अलग हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों स्थितियों में क्या फ़र्क है और तब के लेखन में यानी प्रेमचंद ने जो लिखा और आज के जो लेखन है उसमें कोई फ़र्क है और प्रेमचंद इसमें कहाँ तक सामयिक होते हैं, उनकी भाषा, उनकी रचनाएं? उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। देश में ही नहीं विदेशों में भी बदलाव हो रहा था। रूस में क्रांति हो चुकी थी और उसकी आहटें, उसके विचार प्रेमचंद को रोशनी दे रहे थे और उन्होंने
उन्हीं रोशनी में, चाहे वो स्वाधीनता के आंदोलन की रोशनी हो या चाहे सोवियत संघ के गठन के दौरान जो क्रांति हुई थी, जो विचार पनपे थे, उनकी रोशनी हो, उसमें उन्होंने अपनी रचनाओं को अंजाम दिया। आपने प्रेमचंद को बहुत पढ़ा है, उनकी तमाम रचनाओं को आप नज़दीक से जानते समझते और परखते भी रहे हैं। आपके दिमाग में इस वक्त उनकी कोई ऐसी रचना, उनकी कोई ऐसी कहानी आ रही है जो आज के संदर्भ में बेहद मौजूद है और आप उसे कैसे देखते हैं? प्रेमचंद ने वैसे तो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और जिस पर लगभग 300 उन्होंने कहानियां लिखी हैं और जिन पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे वो सदगति हो, चाहे ठाकुर का कुआं हो, चाहे वो कफन हो, चाहे पूस की रात हो, चाहे वो बड़े घर की बेटी हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे बड़े भाई साहब हो, चाहे उनके उपन्यास हो, गोदान, गबन, इस पर चर्चाएं तो लोग करते रहते हैं। मैं आज उनकी एक ऐसी कहानी का जिक्र यहां पर करूंगा जो कि हमें बचपन में ही पढ़ा दी गई थी, लेकिन उस कहानी को का मर्म मैंने बहुत बाद में समझा। और वो कहानी है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कहानी झूरी नामक एक किसान से जुड़ी हुई कहानी है, जिसके पास दो बैल थे और वो अपने बैलों को अपने बच्चों से की तरह प्यार करता था। उसकी पत्नी उसे बच्चों की तरह प्यार करती थी। इस कहानी में झूरी का एक साला भी है, गया, जो उन बैलों को ले जाता है और उनसे बहुत काम करवाता है। उन्हें मतलब जिसको कहते हैं कि पेर के रख देता है, लेकिन वो उनको भरपेट कभी खाना नहीं देता। और इस बात से नाराज होकर के, इस बात से विद्रोह करके वो दोनों बैल वहाँ से भाग लेते हैं। भागते समय रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक सांड भी उन्हें मिलता है जिससे उनकी भिड़ंत हो जाती है, लेकिन दोनों बैल मिल करके उस सांड को परास्त कर देते हैं और भागते हुए झूरी के पास पहुंचते हैं। इस कहानी में देखिए कि जानवरों, जो मूक जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके अंदर प्रेम की भावना, उनके अंदर भूख के खिलाफ विद्रोह करने की भावना, उनके अंदर प्रेम की चाहत की भावना कितनी जबरदस्त है। और मैं समझता हूं कि प्रेमचंद की इस कहानी के जरिए ही हम समझ सकते हैं कि प्रेमचंद कितने बड़े कहानीकार थे। अरविंद जी, अभी हाल में प्रेमचंद को लेकर कुछ नए विवाद उठे हैं, कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। आप उसे कैसे देखते हैं? प्रेमचंद पर लोग विवाद उठाते रहते हैं और उसके पीछे कई बातें हैं, उनकी कई मंशाएं भी हैं। एक तो मंशा जो हमेशा सतह पर आ जाती है, वो ये कि प्रेमचंद को लेकर के लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात, उनके अंदर जो बृहत्तर समाज की चिंता है, जो पीड़ित समाज, शोषित समाज की चिंता है, वो लोगों को अखरता है। खास करके उन लोगों को जो अभी भी कहानियों को मनोरंजन की चीज मानते हैं, जो अभी भी कहानियों को मध्यवर्गीय कुंठाओं, मध्यवर्गीय कल्पनाओं
मध्यवर्गीय रोमांटिसिज्म, मध्यवर्गीय फंतासियों में कहानियों को फंसा कर रखना चाहते हैं। दूसरे उस तरह के लोग हैं जो प्रेमचंद का निषेध करके पूरी विचारधारा को, उनकी पूरी परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से लोग होंगे जो लोग इतिहास को बदलने की कुचेष्टा कर रहे हैं। वो तो प्रेमचंद को भी खारिज करने की कुचेष्टा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। और आपने सुना अरविंद कुमार जो मशहूर कहानीकार हैं, उनकी राय सुनी प्रेमचंद के बारे में। हमारी इस कड़ी में आपको जो ये हम सीरीज़ चला रहे हैं उसमें जो तमाम साहित्यकार आ रहे हैं उनकी राय आप लगातार सुन रहे हैं। इस बारे में आप अपनी राय भी दें कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। 7 रंग को सब्सक्राइब करें। इसके नोटिफिकेशंस के लिए आप इसके बेल आइकॉन को भी दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें अपने सलाह के साथ, अपने सुझावों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगली कड़ी में मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत से।